आपने ये बहुत बार देखा होगा कि जीवन में कितने भी प्रयत्न कर लो पर कुछ समस्याएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। वो इमोशनल समस्याएं भी हो सकती हैं, मेंटल समस्याएं भी हो सकती हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। कई बार आपकी कुंडली में कुछ इस तरह के योग या फिर दोष कह लीजिए बन जाते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही होती है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5-6 योगों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपके जीवन में इमोशनल, मेंटल या फिर फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, उसके साथ साथ क्या है ऐसा उपाय, रेमेडी जो शायद आप ऑलरेडी कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो के बाद जान जाएंगे, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आप एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कंटेंट, एजुकेशनल वीडियोस रेगुलर देखते रहते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ प्लेनेट हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने में सबसे ज्यादा आगे होते हैं और उनमें से नंबर 1 शनि है, राहु है, केतु और मंगल है। इनको मेलेफिक प्लेनेट भी कहा जाता है। तो जब भी आप मेरे मुंह से सुनेंगे कि मेलेफिक प्लेनेट, तो आप समझ जाइएगा इन्हीं चारों में से किसी एक की बात हो रही है। और सबसे पहला जो योग है या दोष है जिसपे हम बात करना चाहेंगे उसको कहेंगे केम द्रुम योग। केम द्रुम योग चंद्रमा से रिलेटेड होता है और आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा अकेला बैठा है तो कहा जाता है कि केम द्रुम योग है। अब अकेला बैठा है इसका क्या मतलब है? यानी कि लेट्स सपोज मान लेते हैं कि किसी का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में यहां पर बैठा था, अब ना यहां पर कोई प्लेनेट है और ना यहां पर कोई प्लेनेट है और ये चंद्रमा बेचारा अकेला हो गया, तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि केम द्रुम योग है। इवन इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी कि चंद्रमा के साथ भी कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी आ गया साथ में, ठीक है, तो फिर वो कहाँ अकेला रहा, उससे बातें कर नहीं लेगा वो। इसलिए चंद्रमा अकेला मतलब चंद्रमा के साथ भी कोई ना बैठा हो, चंद्रमा के आगे भी कोई ना बैठा हो, चंद्रमा के पीछे भी कोई ना बैठा हो, तब केमद्रुम योग बनता है। और सिर्फ ये फर्स्ट हाउस में नहीं होना है, ये पोजीशन आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, चंद्रमा यहाँ बैठा है और चंद्रमा के साथ कोई नहीं बैठा, चंद्रमा के आगे कोई नहीं बैठा, चंद्रमा के पीछे कोई नहीं बैठा। इवन कहीं पर भी बन सकता है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, आगे पीछे या फिर साथ में कोई भी प्लेनेट नहीं है, ब्लैंक है, तो इसे कहा जाएगा कि केमद्रुम योग कुंडली में बन चुका है। इससे मिलता क्या है जीवन में? देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आप खुद हैं, चंद्रमा आपके मन की स्थिति है, चंद्रमा आपके इमोशंस है, सोचने का तरीका है, आपकी मन की शांति है। अब चंद्रमा जब अकेला हो जाता है तो व्यक्ति भी अकेला महसूस करने लगता है। तो पहला सिम्टम जो ये अपनी लाइफ में फेस करेगा कि चाहे कुछ हो जाए, अंत में इसे लोग अकेला छोड़ देते हैं और इसे लोनलीनेस बहुत खाती है, अकेलापन बहुत खाता है। इवन इसे अपने बुढ़ापे का भी डर लगता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मेरी और उम्र हो जाएगी तो क्या पता मेरे बच्चे मुझे साथ छोड़कर चले जाए, मेरा स्पाउस मेरा साथ छोड़कर चला जाए, क्या इस जीवन में मुझे कभी कोई मिलेगा जो मुझे समझ पाए, मुझे अच्छे से मेरे इमोशंस का फायदा रख पाए। ऐसे विचार मन में बहुत आते हैं और अकेलापन बहुत सताता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मन के फ्रजाइल भी होते हैं और कई बार ये पीपल प्लीजर बन जाते हैं, इसलिए कि बस आप मेरे से ना दोस्ती बना के रखो, मेरे साथ बना के रखो, मैं आपकी सारी बातों में हाँ में हाँ मिला दूंगा। कई बार ये लोग अगर धन होता है तो खर्च भी करने लग जाते हैं, जस्ट किसी की कंपनी साथ में मिल जाए। जैसे कि चलो मैं पार्टी दे रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ, चलो ये ट्रिप में ना मैं खर्चा कर दूंगा, मैं पार्टी दे दूंगा, मेरे साथ आ जाओ, घूमने चलेंगे, बस इसलिए क्योंकि लोग आए और उसके साथ समय बिताएं। ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो केमद्रुम योग आपके चंद्रमा से रिलेटेड है और ये बनता है तो मन अकेला हो जाता है, आप अकेले हो जाते हैं। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय से पहले कुछ ऐसी कंडीशन भी कुंडली में बन सकती है जिससे कि आपका ये केमद्रुम दोष अपने आप ही खत्म हो रहा हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं चंद्रमा यहां बैठा था और जुपिटर इसको आस्पेक्ट कर दे, जुपिटर यहां बैठा हो और इसको दृष्टि डाल दे। अब जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9वीं। अभी मैंने जो दृष्टि दिखाई है वो जुपिटर की 7वीं दृष्टि है। इसके अलावा जुपिटर यहां पर भी बैठ के दृष्टि मार सकता था और जुपिटर अगर ध्यान से देखोगे आप तो 9वीं दृष्टि यहां से भी बैठकर मार सकता था, 3rd हाउस पे, मून के ऊपर। तो अब ये कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मून अगर यहां पर होता तो जुपिटर को अगर इसको दृष्टि मारनी तो जुपिटर को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 जुपिटर की दृष्टि आ गई और यहीं पर जुपिटर यहाँ से भी दृष्टि डाल सकता था। तो अगर इस चंद्रमा के ऊपर कहीं से जुपिटर ने दृष्टि डाल दी है, गुरु की कृपा आ गई है, तो आप मेरी बातों से उतना रिलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो हाँ, ये समस्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप ऐसा लाइफ में फील करते हैं। और इसका उपाय क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए जुपिटर नहीं है, सपोर्ट नहीं दे रहा है, इसका उपाय, सबसे पहला उपाय तो यही है कि पीपल प्लीजर मत बनिए, क्योंकि ये टेम्परेरी सोल्यूशन है आपके मन की शांति के लिए। आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए और उसके लिए आप
अपने इस अकेलेपन को प्रोत्साहित करिए और इसको अपना लीजिए। जी हाँ, अकेलापन बहुत ज़रूरी होता है आपकी क्रिएटिविटी निकालने के लिए, अकेलापन बहुत ज़रूरी होता है आपके विचारों को आपसे मिलवाने के लिए। लोग अकेला रहना भूल चुके हैं, जबकि अकेला रहना सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। उन लोगों को सोचिए, जो आप में से कई लोग होते होंगे जो अकेलापन ढूँढने के लिए भाग रहे होंगे, नहीं तो कभी-कभी कहीं खटर-पटर है, कहीं बिज़ी हैं और हम अपने आप को उतना समय नहीं दे पाते। तो सबसे बड़ा रेमेडी और उपाय यही है कि इस अकेलेपन को अपना लीजिए। देखिए कितना मज़ा आएगा, सीखिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए और जब आप ऐसा करने लग जाएँगे, ये बेस है, ये एकदम कोर है। इस कोर को जिस दिन आप सॉल्व कर देंगे ना, देखिए आप मैग्नेट बन जाएँगे और फिर लोग आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे, खुद आपसे बात करना चाहेंगे, खुद आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। अब ये एक व्यावहारिक बदलाव होता है, बहुत जल्दी नहीं होता। मेरे लिए जितना कहना आसान है, आपके लिए उतना करना कठिन हो सकता है, लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसे अचीव किया जा सकता है। तो ये था केमद्रुम योग। इसके बाद दूसरे योग की हम बात करते हैं, जिसका नाम है पाप कर्तरी योग। नाम ही थोड़ा ढासू सा नाम है, बट इसका मतलब ये होता है, इसको सैंडविच योग भी आप बोल सकते हो अगर समझने में आसानी होगी। पाप कर्तरी योग या फिर हेम्ड प्लेनेट भी बोला जाता है। जब कोई बेनिफिक प्लेनेट, यहाँ पे देखिए जो टर्म यूज कर रहा हूँ, जब कोई बेनिफिक प्लेनेट हमारे होते हैं मून, जुपिटर, वीनस, मरकुरी। जब कोई बेनिफिक प्लेनेट, फॉर एग्जांपल मरकुरी को ले लेते हैं, यहाँ पर आगे और पीछे मेलेफिक प्लेनेट से घिर जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राहु आ गया और यहाँ पर शनि आ जाए, तो क्या हुआ, आगे पीछे मेलेफिक प्लेनेट आ गए। तो अब ये इसको सैंडविच कर देंगे, ये इसको दबा देंगे और मरकुरी के जो रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कमी लाएंगे। जैसे कि बहन का सुख, मरकुरी रिप्रेजेंट योर डॉटर, बेटी का सुख, बुआ जी, इनसे रिलेटेड कोई परेशानियां आना, इनकी लाइफ में कोई परेशानियां आना। मरकुरी खुद भी बिजनेस सेंस देता है, तो क्या होता है कि कई बार बिजनेस सेंस में गलत फैसले लेना, बिजनेस में गलत डिसीजन ले लेना। मरकुरी कम्युनिकेशन का कारक है आपका, तो वाणी ऐसी होनी कि गए थे कर्म करने, कांड करके चले आए। इस तरह से भी मरकुरी काम कर सकता है आपके लिए। तो बुध खराब होता है, और क्योंकि ये विवाह के घर में बैठा है ना, 7th हाउस हमारा मैरिज हाउस होता है, तो ये इफेक्ट मैरिज पर भी आएगा, ये इफेक्ट विवाह पर भी आएगा। इवन कई बार आपको आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सेम हाउस में भी ये काम हो सकता है। जैसे कि राहु यहाँ पर बैठ जाता 3 डिग्री में, मरकुरी 7 डिग्री और शनि यहाँ पे 17 डिग्री के हो जाते। तो अभी भी क्या है, मरकुरी बीच में आ रहा है और आगे पीछे उसके 2 मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो ये बुध को खराब करेंगे, बुध के एट्रीब्यूट्स को खराब करेंगे और जिस हाउस में बन रहा है उस हाउस से मिलने वाले रिजल्ट्स पर भी परेशानियां डालेंगे। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा भी एक देखिए बेनिफिक प्लैनेट है, और उसके आगे आ गया, डिग्री वाइज यहाँ पे कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 7 डिग्री का चंद्रमा है, लेट्स सपोज। उसके आगे मंगल आ गए 17 डिग्री में, पीछे राहु आ गए 4 डिग्री में। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी पाप कर्तरी योग बन गया या फिर सैंडविच योग बन गया। यहाँ पर मून हेम्ड हो गया, अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बोलोगे। चंद्रमा खराब है, तो अभी मैंने जो डिस्कस किया था केमद्रुम योग में, उससे रिलेटेड कई सारे सिम्टम्स आपको अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। बहुत जल्दी चिंता करने लग जाना, फियर ऑफ फ्यूचर सताता है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, डिप्रेशन के बहुत प्रोन हो जाते हैं। अब क्योंकि ये सारा कार्यक्रम 10th हाउस में हो रहा है, तो 10th हाउस क्या है, 10th हाउस आपका करियर है। तो एक नौकरी में टिक ना पाना, एक नौकरियां बार बार बदलना, और या फिर जब भी आप अपने पीक पर होते हो, जब भी आपको लग रहा है सब बढ़िया हो गया, एवरीथिंग इज गुड, उसी समय कुछ खराब हो जाता है, उसी समय सब कुछ डाउन हो जाता है। तो जब पाप कर्तरी योग चंद्रमा पे बनेगा तो इमोशन, मम्मी की हेल्थ पे आपके फर्क डालेगा, और जिस हाउस में बन रहा है जैसे करियर के हाउस में, तो करियर को भी परेशान करेगा। तो ये हो गया पाप कर्तरी योग। एक दो एग्जांपल इसके और देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर वीनस को देख लेते हैं। अगर वीनस यहाँ बैठा है, कहीं पर भी ये चीज बन सकती है कुंडली के, यहाँ पर उसके पीछे केतु बैठ जाए और आगे उसके मंगल बन जाए। अब वीनस क्या है, वीनस इज योर लव लाइफ, वीनस इज योर मैरिड लाइफ, वीनस आपका धन है, वेल्थ है, लग्जरी है, कंफर्ट है। जब वीनस हेम्ड हो गया, 2 मेलेफिक प्लैनेट से बीच में दबा दिया गया, अब ऐसा शुक्र आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम देगा। प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, पर बाबू बेबी नहीं बन पाया, मतलब बहू नहीं बन पाया घर की। वीनस खराब हुआ तो आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अननेसेसरी तकलीफें, लड़ाई, या फिर एक साथ होने के बावजूद भी बहुत दूर दूर महसूस करना। शुक्र में यहाँ परेशानी आएगी। शुक्र परेशान है तो आपका जो धन है वो बचेगा नहीं, या फिर किसी फालतू के कामों में खर्च होगा, जैसे मेडिकल बिल में खर्च हो जाएगा, या फिर किसी कोर्ट कचहरी में या लीगल एक्शंस में, उसको निपटाने में आपका धन खर्च हो सकता है। तो वीनस का हेम्ड होना इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में डालेगा। और ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, 12th हाउस में वीनस बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो ये 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट पे भी असर डालेगा। जैसे कि आपकी नींद खराब कर देगा, आपकी जो सोने के उठने का जागने का समय है, या फिर जो आपका डेली रूटीन है, उसमें परेशानी लाएगा। वीनस ब्रिलियंस का कारक होता है, एक्सीलेंस दिखाता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि
वीनस कमजोर हो रहा है तो चीजें समझ में भी धीरे धीरे आ रही हैं। वीनस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्लेनेट है तो वहां पर भी कोई डिजीज या प्रॉब्लम दे सकता है। और इसको पिन पॉइंट करने के लिए कुंडली की बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। और ये चीज सबसे ज्यादा कब होगी, जब वीनस का टाइम पीरियड आएगा, वीनस की अंतरदशा, महादशा, इस तरह के टाइम पीरियड में, प्रत्यंतर दशा का टाइम पीरियड आएगा, तब जाकर ये चीज सबसे ज्यादा हो सकती है। इवन ये चीज कब होगी, जब अगर मान लेते हैं कि केतु की दशा भी चल गई ना, तो भी ये वीनस को आगे धक्का दे देगी कि बेटा काम करो, मैं तो यहाँ बैठा था, अब मेरी दशा चल गई, नाउ आई एम वेरी पावरफुल, और मैं तुमको धक्का दे रहा हूँ, तुम अपना परेशानी क्रिएट करना, दुख देना शुरू कर दो। वीनस 12th हाउस में है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा देगा, जो मैंने पहले कहा आपको। और वो एक्सपेंसेस आप जितना भी सोच लो मैं सेविंग करूंगा, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में वो पैसे आपसे दूर चले जाएंगे। तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? सबसे अच्छी रेमेडी इसकी यही है कि आप अगर वीनस खराब हो रहा है, स्पेशली अगर वीनस खराब हो रहा है, तो आप अपना धन अपने से, अपनी मर्जी से खुद ही दूर कर दीजिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट की तरफ डाल दीजिए। देखिए पैसा तो वैसे भी आपसे दूर जाना है, तो क्यों ना उसे किसी एसेट्स में खर्च कर दे। यही कुंडली है, यही ज्योतिष है कि जो होने वाला है कुंडली में, जो लिखा है उसे एक्सेप्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं। या फिर 12th हाउस रिलेटेड जहां पर भी पाप कर्तरी योग बन रहा है, उस हाउस से रिलेटेड आप काम करने लग जाएं, कर्म करने लग जाएं, तो फिर ये ठीक हो जाता है। जैसे कि 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का है, तो इस वीनस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए थोड़ा, और वीनस की बाकी की रेमेडीज भी आप कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ वीनस का था, लेकिन पाप कर्तरी योग किसी के साथ भी बन सकता है, जुपिटर के साथ भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे जुपिटर बैठा है, राहु यहाँ पे 5 डिग्री है, जुपिटर यहाँ पर मान लेते हैं कि 16 डिग्री है, और उसके आगे यहाँ पे सैटर्न आ जाता है जो कि 28 डिग्री के आसपास है। ये भी क्या हुआ, हेम्ड हो गया। अब जुपिटर यहाँ पे सैंडविच बनता चला जा रहा है। जब जुपिटर हेम्ड होता है तो संतान की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक है। जब जुपिटर हेम्ड होता है या फिर पाप कर्तरी योग में आता है तो गुरु नहीं मिलता, टीचर नहीं मिलता, या फिर गुरु या टीचर ऐसे मिलते हैं जो कि गुमराह कर देते हैं आपको, कि आपको करनी थी साइंस, वो कह देंगे अरे नहीं नहीं तुम साइंस के लिए बने नहीं, तुम्हारी बुद्धि ठीक है नहीं, एक काम करो तुम जाकर आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो। क्या किया, आपको गुमराह कर दिया, आपके मन का काम नहीं किया। या फिर कोई टीचर, कोई गुरु मिला ही नहीं, खुद ही सब कुछ सीखना पड़ा, करना पड़ा। तो जुपिटर एक ब्लेसिंग है, ऐसा भी फील करते हैं कि आई एम नॉट लकी, मैं थोड़ा सा लकी सा हूं, ऐसा भी फील कर सकते हो। कुल मिला के फादर को भी इशू देता है, या फादर से आपकी बनती नहीं है, और आपके जो सीनियर है, बॉसेस हैं, उनसे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुल मिला के अगर आप ज्योतिष के स्टूडेंट हैं तो आप समझ गए होंगे कि जुपिटर के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको खराब करेगा। और ये सारा कार्यक्रम हो कहाँ रहा है, चौथे घर में। चौथा घर मदर का घर है, माता की सेहत खराब कर सकता है, या फिर परिवार में कलेश की संकट भी बना सकता है। इस तरह से हमको ये देखना है। अब आप अपनी कुंडली में बताइए कि अगर आपका कोई प्लेनेट हेम्ड है, स्पेशली अगर बेनिफिक प्लेनेट हेम्ड है, तो किस तरह के रिजल्ट दे रहा है और वो किस हाउस में हेम्ड हो गया है। आगे बढ़ते हैं। एक नया योग है, आया है, जिसको दरिद्र योग भी कहते हैं। नया नहीं है वैसे, है तो बहुत पुराना। मैं आपको सबसे पहली बार बता रहा हूं, क्योंकि इसको बताने के लिए ना थोड़ा डर लगता है। लोग डर जाते हैं कि दरिद्र योग है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कोई बात, अगर बन रहा है कुंडली में तो अच्छा है कि समय से पहले पता चल जाए और समय से हम उसका इलाज कर बैठे। जैसे कि दरिद्र योग बनता कैसे है, कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि अगर 11वें घर का मालिक 8वें घर में बैठ जाए, या फिर 11वें घर का मालिक 6ठे घर में बैठ जाए, 11वें घर का मालिक 12वें घर में बैठ जाए, तो इसे कहा गया कि आपका दरिद्र योग बन गया। इवन कई बार किताबों में सिर्फ 11वें घर के लिए नहीं, दूसरे भाव के लिए भी ये बातें लिख दी जाती हैं कि दूसरे भाव का स्वामी 6ठे में आ जाए, दूसरे भाव का स्वामी 8वें में आ जाए, या दूसरे भाव का स्वामी 12वें घर में चला जाए, तो भी क्या हुआ, दरिद्र योग बन गया। अब इसको सुनकर डर बहुत लग जाता है कि, क्योंकि देखिए कलयुग में पैसा बहुत जरूरी है लोगों के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, जिंदगी की गाड़ी को धक्का देने के लिए। लेकिन अगर दरिद्र योग जैसी कोई चीज बन गई है, या फिर अभी अगर आपने पाप कर्तरी योग सीखा ही है, सेकंड हाउस का मालिक या 11th हाउस का मालिक पाप कर्तरी योग में आ गया, तो भी ये बात आप पे लागू हो जाएगी। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स से देखने को मिलेंगे कि पैसे आ तो जाएंगे, ठीक है। दरिद्र योग पैसा लाने में मना ही नहीं करता, इवन बहुत पैसा भी आपके पास आ सकता है, वो किसी और प्लेनेट के रीजन की वजह से भी आ सकता है, लेकिन उस धन को बचाने में सबसे मेन प्रॉब्लम आपको वहां पर आएगी। वो पैसा आपके पास आया, लेकिन उसके जाने के 10 रास्ते पहले से खुल गए थे, और सारे के सारे बड़े जेन्युइन से लग रहे थे। इवन कई बार ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस में बहुत पैसा मिल जाता है, बना बनाया बहुत धन मिल जाता है, ये उसको भी अपनी गलतियों या गलत डिसीजंस की वजह से खर्च कर देते हैं, या उसे खत्म कर देते हैं। तो जब भी दरिद्र योग बनता है, 11वें घर का मालिक 6, 8, 12 में, दूसरे घर का मालिक 6, 8, 12 में हो, या फिर पाप कर्तरी योग में फंस जाए दूसरे घर का मालिक या 11वें घर का मालिक, क्योंकि दूसरा घर मनी का लॉर्ड है, 11वां घर आपकी इनकम या फिर धन, उसे लाभेश भी बोला जाता है, प्रॉफिट का लॉर्ड है वो आपका। तो यहाँ पर पैसा बचाने में, मनी को सेव करने में बहुत दिक्कत होती है, कितना भी प्रयत्न कर लें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब ये सुनकर डर लग सकता है, लगना भी चाहिए, लेकिन इसका उपाय पता है, बड़ा आसान सा उपाय है, और वो आप में से कई लोग कर सकते हैं। जैसे कि 11वें घर का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसे दूसरे घर में भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर लिखा था,
मंगल 8 नंबर के स्वामी हो जाते हैं, मंगल को हम छठे घर में बैठा देते हैं, या फिर 8वें घर में मंगल बैठ जाए, या फिर 12वें घर में मंगल बैठ जाए। अब ऐसे में क्या है, बड़ा सिंपल है, जिस भी भाव में मंगल बैठा है या फिर 11वें घर का मालिक कहीं पर भी बैठा है 6, 8, 12 में, आप क्या करना, अगर 6 में बैठा है तो सेवा करनी पड़ेगी। वॉलेंटरली किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाइए, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, जैसा आपको समय मिले, और जाकर वहां पर कोई सेवा का कार्य करिए। जैसे कि आप लंगर बांटने में हेल्प कर दीजिए, वहां पे मंदिर की या गुरुद्वारे की सफाई करने में हेल्प कर दीजिए। किसी भी तरह से सेवा भाव के कार्य से आप जुड़ जाइए, मंदिर गुरुद्वारे की साफ सफाई में और भी बहुत सारे काम होते हैं। सेवा करनी है, यानी कि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते मैं आटा दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग लंगर में रोटी बना लेना, नो, है वो भी बड़ा पुण्य का काम, लेकिन अभी अगर छठे घर में है तो आपको खुद से जाकर वॉलंटरली सेवा करनी पड़ेगी। ये इसकी रेमेडी है। हो सकता है आप में से कई लोग पहले से ही कर रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम उतनी ज्यादा आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर 11वें घर के या फिर दूसरे घर के मालिक आपके 8वें घर में आकर बैठ जाते हैं, ऐसे केस में क्या होगा, 8वां घर चैरिटी करनी पड़ेगी आपको। यहां पर आप अपना धन इन्वॉल्व कर सकते हो, और यहां पर जैसे जो भी प्लेनेट है उससे रिलेटेड आप चैरिटी कर सकते हो। नहीं तो इन जनरल चैरिटी आप करिए, जितना आपकी क्षमता है। किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई करा दी, किसी अनाथ बच्चे को कपड़े दे दिए, या फिर स्कूल की फीस उसकी भर दी, या फिर उसको स्कूल की ड्रेस लाकर खरीद कर दे दी, या फिर आपने गौशाला में दान कर दिया, गौशाला में आपने माँ गाय माता के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, टेंपल बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कुछ आपने धन का दान कर दिया, चैरिटी कर दी। अब चैरिटी की बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास। कुछ नहीं तो आपके घर में जो मेड आती है उसको पढ़ाने लग गए आप, ये भी एक तरह की चैरिटी है। तो आपको चैरिटी करनी पड़ेगी, आपको देना पड़ेगा। जब धन इन कामों में लगाओगे तो आपका धन सत्कर्मों में आपके लिए भी लगेगा। तो इट इज अ गिव एंड टेक। तो जीवन ऐसा ही है, ठीक है, जो हम देंगे प्रकृति को, प्रकृति लौटाकर हमको देगी, और इस तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अब अगर मान लेते हैं 11वें घर का या फिर दूसरे घर का जो लॉर्ड है वो जाकर आपके 12th हाउस में बैठ जाता है, 12वें घर में, तो यहां पर आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट या तो करनी सीख लीजिए, नहीं तो वक्त सिखा देगा, और सीख के उसको टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करते रहिए। साथ ही साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से भी जुड़ना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 12वें घर में भी चैरिटी होती है, तो अगर आप चैरिटी करते हैं, रेगुलर चैरिटी करते हैं, आपने भगवान को, डाइटी को अपने 5% या 10% का हिस्सेदार बना लिया है, तो अब आपका जो दरिद्र योग बन रहा था वो इधर से पैसिफाई हो जाएगा, और किसी तरह की कोई खास समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये योग है, इस योग के सिम्टम ऐसे हैं और उस योग का इलाज ऐसा है। आपकी कुंडली में अगर ऐसा कुछ बनता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट योग पे चलते हैं, और इसको हम कहते हैं विष योग। विष योग, इसमें 2 प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं। पहला है चंद्रमा, जो आपकी मन की स्थिति बताता है, शनि जो कि दुख और पीड़ा का कारक बोला गया है। अब चंद्रमा और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं, जैसे कि लेट्स सपोज यहां पर मून है और इसी के साथ सैटर्न भी हमारा बैठ जाए, मून सैटर्न बैठ गए, तो इसको आप कहेंगे विष योग। क्योंकि चंद्रमा के साथ शनि ना, चंद्रमा एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसे खेलना कूदना और बहुत ज्यादा इंजॉय करना पसंद आता है, वो फुदकता रहता है इधर उधर। लेकिन सैटर्न वहीं पर एक स्ट्रिक्ट टीचर है, जो कि छड़ी लेकर खड़ा रहता है कि बेटा बैठो यहाँ पे, चुपचाप काम करो अपना। चंद्रमा को समझाता हुआ बैठता है वहां पे, तो चंद्रमा को ठीक सा नहीं लगता, उसको थोड़ा सा लगता है कि अरे यार कब ये जाए यहाँ से और मैं जाकर अपना प्ले करूँ, इंजॉय करूँ, खेलूँ कूदूँ। तो इससे आप समझ जाओगे कि चंद्रमा हैम्पर हो रहा है, वो अपने मन का काम नहीं कर पा रहा है, तो आपका मन में विष बहुत घुलता चला जाता है। अब ये चीज 2 तरह से आपको देखनी है। जैसे कि मून एंड सैटर्न तो आपने देख लिया कि चलो ठीक है साथ में बैठे हैं, तो मेरा विष योग तो बन गया, लेकिन अब आपको इनकी डिग्री भी देखनी पड़ेगी। जैसे चंद्रमा की डिग्री लेट्स सपोज 14 है और शनि की डिग्री 17 है। अब क्या है, क्लोज डिग्री का कंजंक्शन है और शनि चंद्रमा से आगे है। ये वाला चीज ज्यादा डिफिकल्ट होती है, जब शनि की डिग्री चंद्रमा से थोड़ी आगे हो जाती है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि चंद्रमा अब शनि से मिलने जा रहा है। अब शनि से मिलने जाएगा तो छड़ी पड़ेगी उसको, यानी कि मन अशांत रहता है, बहुत ज्यादा मन खुश नहीं हो पाता। जैसे ही मन में कोई खुशी आती है, दुख देने का भी कोई ना कोई रीजन सामने आ जाता है। कहीं ना कहीं अपने आप को ये भी बहुत अकेला महसूस करते हैं और हमेशा एक प्रेशर फील करते रहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, सब लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं स्टक हो गया हूं। तो इनका द्वंद्व, इनका युद्ध इनके मन से ही लगा रहता है और मन अशांत बना रहता है। मदर की तबीयत, मदर की हेल्थ में फ्रीक्वेंट कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है। जैसे शनि से रिलेटेड पेट की समस्या, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी, बैक प्रॉब्लम, इस तरह के दर्द आपकी मदर को फेस करने पड़ सकते हैं। इस तरह की हेल्थ इश्यूज उनको फेस करने पड़ सकते हैं। ये कब होगा, जब चंद्रमा की डिग्री कम है और शनि की डिग्री ज्यादा है। इसका उल्टा एक सिनारियो देख लेते हैं। चंद्रमा की डिग्री 17 मान लेते हैं और
शनि की डिग्री थोड़ी कम 13 मान लेते हैं। अब क्या हो गया, शनि पीछे आ गए, चंद्रमा आगे आ गया। अब शनि आपका कर्म है, चंद्रमा है मूवमेंट, चंद्रमा है बार बार बदल जाना। आसमान में भी देखिए चंद्रमा 2 दिन एक जैसा नहीं रहता। तो शनि जब पीछे आए, चंद्रमा से मिलने आगे जा रहे हैं, तो अब क्या है कि करियर या कर्म बार बार बदलेगा, बार बार जॉब चेंज होगी। इवन करियर, पूरी पूरी फील्ड भी आपकी ड्रास्टिकली 1 से 2 बार लाइफ में चेंज हो सकती है। और नौकरी में एक जगह टिकने में या स्टेबल होने में आप कहोगे कि यार हो नहीं पा रहा है, या बार बार डिपार्टमेंट बदल रहे हैं, जॉब रोल बार बार बदल रहा है, स्टेबिलिटी फील करने में दिक्कत आती है, घर भी बार बार बदल सकते हैं। और मदर की हेल्थ की अगर बात करें तो वही जो मैंने पहले बताया था उससे रिलेटेड 2-4 चीज़ें, हड्डियों या फिर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मदर को हो सकती है। शुगर डायबिटीज जैसे भी इशू ये मदर को, माता जी को दे सकता है। लेकिन जब आप डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, मान लेते हैं चंद्रमा की डिग्री 3 है, शनि की डिग्री 29 है। अब ये बहुत बड़ा गैप हो गया है। इट इज़ लाइक एक बिल्डिंग में चंद्रमा तीसरे फ्लोर पर और शनि 29वें फ्लोर पर है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए आप इसको विषयोग ना ही कंसीडर करें तो अच्छा है। अब मान लेते हैं विषयोग बन भी गया, चंद्रमा की डिग्री 3 थी, शनि की 4 थी, लेकिन जुपिटर देख रहे थे, गुरुदेव देख रहे थे, तो भी अब आपका विषयोग बहुत हद तक पैसिफाई हो गया। आपको बहुत चिंता करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये हो गया विषयोग। अब इसका उपाय क्या होता है, देखिए चंद्रमा और शनि का योग, इसकी शांति पूजा हो जाती है। चंद्र शांति या फिर शनि शांति पूजा आप करा सकते हैं। इसके अलावा आप चांदी के गिलास में पानी पीना, अपने मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, रात में निद्रा योग करना, जैसी मेडिटेशनल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर योगा जैसी ब्रेथ की कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ये आपके विष योग को पूरी तरह से खत्म कर देगा और आपको जो मैंने समस्याएं गिनाई है ना, इससे रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया विष योग। इसके बाद एक और योग हमें याद आ रहा है मुझको अभी, उसको कहते हैं ग्रहण योग। अब ग्रहण योग बनाने के लिए सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, और इनके लिए आगे पीछे राहु केतु चाहिए। जैसे कि मून केतु अगर किसी का है, डिग्री देख लीजिएगा, डिग्री का डिफरेंस 10 डिग्री के अंदर होना चाहिए, तभी ये ग्रहण दोष आप कंसीडर करोगे कि आपकी कुंडली में बन रहा है। या फिर मून राहु भी बन सकता है, या फिर सन केतु, या फिर सन राहु भी बन सकता है। तो क्या हुआ, कुल मिला के जो ल्यूमिनरीज बोलते हैं हम इनको, ल्यूमिनरीज यानी कि वो प्लेनेट या वो बॉडी जो चमकती है। अब चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है, पर चमकता जरूर है। सूर्य और चंद्रमा 2 लुमिनरीज हैं हमारे 9 ग्रहों के सिस्टम में। अब जब इनके साथ राहु या केतु कोई भी क्लोज डिग्री में बैठेगा, कंजंक्ट करेगा, तो समस्याएं पैदा करेगा। सूर्य के साथ ये हो रहा होगा तो आपको मान सम्मान, रिस्पेक्ट, क्रेडिट मिलने में दिक्कत आएगी, रोज सुबह उठने में दिक्कत आएगी, पिताजी के करियर में अप एंड डाउन या उनकी लाइफ में अप एंड डाउन काफी रहेंगे। आपकी अपनी जो फेम है या प्रसिद्धि पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा होगी, और उस कंपैरिजन में उतनी वो पूरी नहीं हो रही, जिस वजह से डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। सूर्य आपकी डेली रूटीन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो डेली रूटीन बड़ा हौच पौच सा हो जाता है, और राइट आई में प्रॉब्लम आ जाए, इनके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज आ जाए, या फिर बाल जल्दी झड़ने लग जाए, ऐसी चीजें भी देखने को मिली जब सूर्य के साथ ग्रहण दोष बनता है। वहीं पे जब चंद्रमा के साथ बनेगा तो फिर से वही इमोशनल प्रॉब्लम आ गई। आज इमोशनल प्रॉब्लम काफी बात हो गई है। पाप कर्तरी योग में भी चंद्रमा अगर खराब हो रहा है, या फिर आपका केमद्रुम योग बन रहा है, विष योग में भी बात हुई, और अब ग्रहण दोष में भी बात होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुंडली में ये चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल प्लेनेट है। इसको बचा के रखना, प्रोटेक्ट रखना बड़ा ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चंद्रमा जब केतु के साथ बैठता है तो दुनिया में कोई समझता नहीं है आपको, और आप सबको समझते हो, और आपकी शिकायत ही रहती है कि मैं तो सबको समझता हूं पर मुझे कोई नहीं समझ पाता। आपको कौन समझेगा, सिर्फ श्री हरि समझेंगे। तो जब चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन हो तो आपको अपनी जितनी बातें, दिल की जितनी भी बातें हैं, अपने प्रिय डाइटी को बोलनी चाहिए। कन्हैया जी को बोल सकते हो, गणेश जी को बोल सकते हो, जिनको भी आप मानते हो उनसे अपनी बातें कहते रहना चाहिए। आप पाएंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती चली जा रही है। चंद्र केतु में मदर को भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन या फिर शुगर डायबिटीज जैसी, पैरों का दर्द भी केतु देता है, ऐसी प्रॉब्लम मदर को आ सकती है। अब जब चंद्रमा राहु है, मून एंड राहु बैठे हैं साथ में, तो ऐसे केस में आप पाएंगे कि इस व्यक्ति का इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को लोगों को बताने लग जाता है। यानी कि अभी इसको थोड़ा सा भी दुख होगा ना तो पता चल जाएगा आसपास के लोगों को। इसका चेहरा बेसिकली पूरा एक्सरे बता देता है इसका मूड कैसा है। ये छुपा नहीं पाएगा अपना कि अगर मन में दुखी है, उस चेहरे पे ये हंस नहीं पाएगा। वो कुछ लोग होते हैं जो इस कला में बड़े माहिर होते हैं कि चेहरे से आप बता ही नहीं सकते इनके कि ये दुखी हैं या सुखी हैं। ऑन द अदर हैंड, मून राहु का कंजंक्शन वाला व्यक्ति, आप इसके चेहरे से सब बता सकते हो, इसके चेहरे पे सब आ जाता है। इवन इसके पेट पे भी बातें नहीं पचती हैं, कुछ ना कुछ बात अगर इसको पता चल गई है और कोई मिल गया तो घुमा फिरा के नहीं चाहते हुए भी पेट से वो बात निकल जाएगी। अगला एक योग मुझे याद आ गया जिसको हम कहते हैं अमावस्या योग। अमावस्या योग बनता है सूर्य से और चंद्रमा से। आपकी कुंडली में कहीं पर भी सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं, सन एंड मून जैसे यहाँ पर बैठे, या फिर सन एंड मून यहाँ पर बैठे हैं,
इसे आप कहेंगे कि इस व्यक्ति का जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। अब अमावस्या योग भी होता है, पूर्णिमा योग भी होता है। जैसे कि सूर्य के अपोजिट में जब चंद्रमा बैठ जाएगा, जैसे सूर्य यहाँ पर है और अपोजिट में मून यहाँ पर आ गया, तो इसको कहा जाएगा कि ये पूर्णिमा योग बन गया, यानी कि आपका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब आपका जन्म अमावस्या के दिन हुआ हो या पूर्णिमा के दिन हुआ हो, पंचांग में ये दोनों तिथियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं। जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है शुक्ल पक्ष में और बढ़कर सीधे पूर्णिमा आ जाती है 15वें दिन पर, ये एक्सट्रीम है, क्योंकि इसके बाद से अब ये चंद्रमा धीरे 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 अपना शेप छोटा करता जाएगा और अमावस्या की तरफ बढ़ेगा और फिर एक दिन पूरा गायब हो जाएगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं किसी भी लूनर मंथ के अंदर। तो आप इनमें ये पाएंगे, इनकी जिंदगी में ये पाएंगे कि आपकी लाइफ की सारी समस्याएं भावना से जुड़ी हुई हैं, इमोशन से जुड़ी हुई हैं। मुझे उस कंपनी में जॉब नहीं मिली, मुझे बहुत बहुत ज़रूरत थी उस जॉब की, नहीं, ये ज़रूरत वाली प्रॉब्लम आप नहीं फेस करेंगे। आपको उस कंपनी में काम करने का दिल था, इच्छा थी और नहीं मिली, इस वजह से आप दुखों पर, अभी अच्छी नौकरी आपकी अभी भी चल रही है बट इमोशन वहाँ जुड़ा हुआ है। अब आपकी इवन मैरिड लाइफ या लव लाइफ में भी आप देख सकते हो कि किसी पुरानी के साथ दिल जुड़ गया था, शादी नहीं हो पाई, इमोशनल प्रॉब्लम आ गई। या फिर आप पप्पू को प्यार करते थे या फिर आप किसी टप्पू को प्यार करते थे, दिल बहुत लगा हुआ था पर शादी नहीं हो पाई, विवाह नहीं हो पाया, किसी भी रीज़न की वजह से, तो इमोशनल प्रॉब्लम है जाती है। इस वजह से मतलब आप अगर कभी आपका पूर्णिमा या अमावस्या के जन्म के हो ना, कभी आप सोचना कि मेरे जीवन में क्या समस्या है, फिर आप दोबारा खोजना क्या ये इमोशनल प्रॉब्लम है या फिर ये प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम है। आप पाएंगे कि इमोशनल प्रॉब्लम 80% ऑफ लाइफ में आपको परेशान करती है और अप एंड डाउन आपको करती रहती है। इसका उपाय क्या होता है? इसका उपाय चंद्रमा को अर्घ देना भी होता है, इसका उपाय गंगा स्नान करना भी होता है, इसका उपाय पूर्णिमा या अमावस्या को किसी खाने की वस्तु का घर से निकलकर बाहर जाकर दान करना भी होता है, लोगों को खाना खिलाना भी होता है। इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो ये अमावस्या या पूर्णिमा की जो मेलेफिक रिजल्ट हैं उनको खत्म करता है। इसके अलावा ये योग अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, सिर्फ निगेटिव नहीं काम करते। पर आज का वीडियो का थोड़ा सा माहौल ही थोड़ा नेगेटिव हो गया है, तो मैंने कहा कि आज इन्हीं बातों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक योग अभी और याद आ रहा है मुझे, इसको बेसिकली अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे दरिद्र योग में, महादरिद्र योग में भी कंसिडर कर लिया जाता है और कभी कभी इसे लग्न पीड़ित योग भी बोला जाता है। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे कि लग्न पीड़ित बोला ना मैंने, तो इसमें लग्न इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि आपका फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर फर्स्ट हाउस के आपके आगे और पीछे मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाएं, और यहाँ पर याद रखना है कि अगर यहाँ पर एक मेलेफिक है और यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं 2 हो जाए मेलेफिक, तो यहाँ पर भी आपके 2 मेलेफिक होने चाहिए। अब केतु तो यहाँ रख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल सन को रख लेते हैं, निर्दयी है थोड़ा वो, तो 2 इधर हैं, लग्न को सैंडविच बना रहे हैं ये, ठीक है। या फिर 1 है, तो आपका लग्न अब क्या हुआ, जैसे हमने पाप कर्तरी योग में सीखा था वो हेम्ड हो जाता है बीच में, वैसे ये भी क्या हो रहा है, हेम्ड हो रहा है, बीच में लग्न दब रहा है। अब जब लग्न किसी का खराब होता है ना, ये सबसे रिस्की चीज़ होती है, क्योंकि लग्न ही सब कुछ है आपके लिए, आपकी आत्मा है लग्न के अंदर, और जब लग्न को पीड़ा पहुंचेगी तो समस्या आएगी। अभी क्या है, बंधन कहेंगे इसको, ठीक है, कि आपका लग्न ना बंधन में फंस गया है। अब ऐसे लोग ना फंसा या फिर अपने आप को दबा बहुत महसूस करते हैं, अपनी फ्री विल से बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। जहाँ पर जैसे कंपनी में या अपने घर में इनको ऐसा लगता है कि मेरी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर हैं, वो मारे जा रहे हैं, और जब भी इनको खाली या अकेला समय मिलता है तो जितना एंजॉय करना चाहते करने की भावना इनकी बन जाती है, क्योंकि आम जिंदगी में या रेगुलर जिंदगी में किसी वजह से ये बंधा महसूस करते हैं। अपने स्पाउस के साथ बंधा महसूस कर सकते हैं, घर वालों के साथ, या खुद अकेले अपने मन के अंदर ही बंधा फील कर सकते हैं कि जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। बंधन योग की वजह से इसे बंधन योग भी कहा जाता है, कई बार जेल योग भी कहा जाता है, कई बार ये इंसान को जेल पहुंचा देता है। आप कई सारे फेमस पॉलिटिशियन के अंदर ये योग देख लोगे जिसमें लग्न उनका फंसा हुआ है और वो जेल की यात्रा करके कुछ दिनों के लिए जरूर आए हैं। तो इस तरह का ये योग है। अभी क्या है, लग्न की ही बात कर रहे हैं, तो लग्न का स्वामी अगर 8वें घर में चला जाए तो ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लग्न का स्वामी जब 8वें घर में चला जाता है तो इंसान के जीवन में मेंटल प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहना, समय पे काम ना होना, चीजें डिले होते रहना, इवन विवाह, बच्चे, हर चीज में देरी देखना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो कि यार हमेशा वाई मी, ऑलवेज मी। लग्न का मालिक जब 8वें घर में पहुंच जाता है तो इस तरह से ये इसकी समस्या आती। इसमें क्या करना है, देखिए
जब भी कोई प्लेनेट 8वें घर में जाकर आपको समस्या दे रहा है तो आप 8वें घर का काम शुरू कर दीजिए, वो समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। 8वें घर का काम चैरिटी करना है, 8वें घर का काम अपने आप को किसी भी तरह से अकल्ट में, ज्योतिष में या फिर किसी तरह की डाइटी की साधना में जोड़ देना भी 8वें घर का काम है। जब आप ये करते हैं तो राहत मिलती है। जैसे कि मान लेते हैं जब धन के मालिक भी 8वें घर में आते हैं ना, तो पैसों की समस्या, धन की समस्या, पैसे बचना नहीं, पैसे बार बार खर्च हो जाना जैसी समस्या देते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे अपने धन को चैरिटी में लगाएं, सारे को तो नहीं लगाओ भाई, ठीक है, सारा लगा दोगे तो बात ही खत्म दूसरी हो जाएगी। कुछ धन जरूर दीजिए, कुछ गिव बैक करिए दुनिया के लिए, समाज के लिए, एनजीओज की हेल्प ले सकते हो आप इसमें, ये काम आपका बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे योग जब कुंडली में बनते हैं तो इंसान को मेंटल, इमोशनल या फिर फाइनेंशियल सेटबैक देकर जाते हैं। आई होप इनमें से कोई भी आपकी कुंडली में परेशानी देने वाला योग ना बना हो, लेकिन मेरे होप करने से क्या होता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी की कुंडली में जरूर होगा। उसके उपाय आप जरूर करेंगे और सबसे पहले कमेंट कर आप मुझे बताइए कि आपने हमारी बातों से कितना रिलेट किया। मिलता हूं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।